नमस्कार दोस्तों, जय स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रतिदिन रात 8 बजे हम लोग प्रश्न और उत्तर की एक श्रृंखला लाते हैं, जिस पर हम लोग प्रश्न का विस्तृत रूप से उल्लेखन करते हैं। प्रश्न एक रहता है, लेकिन व्याख्या में लगभग हम 4 प्रश्नों को देखते हैं। यह प्रतिदिन रात 8 बजे आपको देखने को मिलता है। आज इस कड़ी का 12वां दिन है, 2 सप्ताह से यह चल रहा है। अब आपके पास लगभग 3 से 350 प्रश्नों की अच्छी श्रृंखला मौजूद होगी। आप उसे देखकर रिवाइज करते रहें, उसका एक्सप्लेनेशन देखते रहें। निश्चित रूप से आपको वह एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण हेल्प करेगा। इसकी पीडीएफ हम अपने चैनल जय हो स्टडी पर अपलोड करते हैं, ये आप जान ही रहे हैं। वहाँ से आप इसे अपने पास सेव कर लीजिएगा। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मौजूद है, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न का शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो पहला प्रश्न है वह है आपका कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस दिन पूर्ण स्वराज मनाया था। ठीक है, सिंपल प्रश्न है, सभी को आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से आप अभी अपनी तैयारी में निपुण नहीं हैं। 26 जनवरी 1930, 29 जनवरी 1929, 16 अगस्त 1930 और 18 अगस्त 1930। हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहें, इंग्लिश वाले इसे देख लें। विच डेट डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेलिब्रेट पूर्ण स्वराज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। आपके पास ये चारों ऑप्शन इंग्लिश वालों के लिए भी है, 26 जनवरी, 29 जनवरी, 16 अगस्त या 18 अगस्त। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इंग्लिश वाले भी अपना उत्तर सबमिट करते रहें, वह है आपका उत्तर ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1930। आइए इसकी व्याख्या देख लें कि 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पारित किया और 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई। यह एक ऐसा दिन था जब कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था, ठीक है। और स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं और अंग्रेजों के बीच भारत के लिए प्रभुत्व की स्थिति के सवाल पर बातचीत के खत्म होने के कारण उन्होंने घोषणा पारित की थी। कौन सा दिन? 26 जनवरी 1930। उसी के आधार पर वर्तमान में हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि धन निकासी के सिद्धांत को शुरू करने का श्रेय किस भारतीय को जाता है। आपके पास ऑप्शन है D.R. गाडगिल, R.C. दत्त, दादा भाई नौरोजी, M.K. गांधी। आप इसमें अपना हिंदी वाले उत्तर सबमिट करते रहें, यह भी सरल एक प्रश्न ही है। इंग्लिश वाले इस प्रश्न को देख लेंगे और अपना उत्तर वह भी सबमिट करते रहेंगे, ठीक है। 5 सेकंड का समय है। अब इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है आपका ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। आइए इसकी व्याख्या देख लें कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सांसद के रूप में चुने जाने वाले पहले एशियाई और भारतीय थे। वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे रिलेटेड बात है यह। ब्रिटेन में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना, 1866 में W.C. बनर्जी और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के साथ भारतीय समस्याओं के लिए ब्रिटिश आंखें खोलने और उचित सुधारों को प्रभावित करने के लिए आम सहमति बनाने का उद्देश्य से की थी। किसकी स्थापना? लंदन इंडिया सोसाइटी, ठीक है। यह आपका इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला प्रश्न है हमारा कि किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से शुरू हुई। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे। जो भी है आपको, खिलाफत आंदोलन हो, असहयोग हो, सविनय अवज्ञा हो या भारत छोड़ो आंदोलन, गलत नहीं होना चाहिए। ये आपका इंग्लिश वालों का है, इसे देख लें। 5 सेकंड का समय है आपके पास, उत्तर देते रहें। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि नमक यात्रा या दांडी मार्च 12 मार्च 1930, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेट याद रखिएगा, साबरमती आश्रम से शुरू किया गया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंची। ये महत्वपूर्ण है। और 24 दिनों और 240 मील की दूरी इन्होंने तय की, ये भी इंपॉर्टेंट है। और गांधी जी ने समुद्री जल से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। इसे नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। तो यह आपका इससे संबंधित सभी फैक्ट हो गए, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक किस सत्र में आयोजित की गई थी? फैजपुर, कलकत्ता, बॉम्बे या त्रिपुरी? ठीक है, हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहें, 5 सेकंड है आपके पास। इंग्लिश वाले देख लें, ये आपके पास प्रश्न है और ये आपके ऑप्शंस हैं। अपना उत्तर आप सबमिट करते रहें, इंग्लिश वाले भी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, बॉम्बे। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि यह 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा पारित किया गया था। ऊपर से अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए बैठक बॉम्बे सत्र में आयोजित की गई थी और 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा पारित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। और महात्मा गांधी ने मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन पर भाषण दिया था। तो तीनों फैक्ट आपको याद हो गए होंगे। प्रश्न 1 है, उल्लेख 3 प्रश्नों का हुआ। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा? यह किसका कथन है? ऑप्शन है आपके पास, जवाहरलाल नेहरू जी, गांधी जी, अंबेडकर जी या राजेंद्र प्रसाद जी। हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे कमेंट बॉक्स में और इंग्लिश वाले देख लेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है अंबेडकर जी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उद्धरण यदि कोई भी सरकारी निदेशक तत्वों की उपेक्षा करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होना होगा। यह किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन ही नहीं की थी। आइए अगला प्रश्न हमारा इकोनॉमी से है। आज हम हिस्ट्री और इकोनॉमी दोनों मिक्स किए हुए हैं। आइए इकोनॉमी के प्रश्न देखते हैं कि 2020 में श्रम संहिता सुधारों के संदर्भ में क्या है निम्नलिखित कथन? ऐसे प्रश्न आयोग वर्तमान में बहुत पूछ रहा है। ऐसे करके हम एक एक पार्ट में आपको सभी संहिताओं या थोड़ा बहुत करके आपको बता देंगे जिससे आपके ये प्रश्न गलत ना हो। यह क्या था कि इसमें 20 कर्मचारियों वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए EPFO का आवर्त क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। हिंदी वाले देखते हैं। इसने ग्रेजुएलिटी लेने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त तय की और श्रमिक हड़ताल पर जाने से पहले 14 दिन पूर्व सूचना देंगे। ये तीनों प्रावधान क्या कह रहा है कि 2020 में श्रम संहिता के थे। अब कौन से कथन सही हैं? 2, 1, 2, 1 और 3 या 1, 2 और 3? ठीक है, हिंदी वाले अपना उत्तर सबमिट करते रहेंगे देखकर, थोड़ा प्यूज करके पीछे देख लेंगे क्या कहा है। ठीक है, और इंग्लिश वाले देख लेंगे अपना उत्तर। इंग्लिश वाले भी देखते, प्रश्न देख के उत्तर देते रहे। आपके पास ऑप्शन ये सब हैं, ये हैं आपके ऑप्शन। उत्तर ये प्रश्न ये था। ठीक है, इंग्लिश वाले देखते रहें ध्यान से। 5 सेकंड है आपके पास। प्रश्न थोड़ा बड़ा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, 1 और 3। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सही उत्तर 1 और 3 है। भारत सरकार ने 2020 में श्रम संहिता में सुधारों के संबंध में 3 विधेयक पारित किए थे। 2020 में ही, ये डेट ही पूछते, याद रखिएगा। सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम की स्थिति संहिता 2020। ठीक है, ये सभी है। अगला प्रश्न है हमारा, करंट से भी रिलेटेड है और इकोनॉमी भी है, कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 में लाभार्थी परिवार को 1 वर्ष में यानी होली और दीपावली पर LPG सिलेंडर मुफ्त में देने के लिए कितने रुपए करोड़ का प्रावधान किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, हिंदी वाले देख लें और अपना उत्तर सबमिट करें। ये चारों ऑप्शन हैं, देते रहें। अब इंग्लिश वाले देख लेंगे इस प्रश्न को। अंडर द प्रदेश प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इंग्लिश वाले पढ़ ले अपना प्रश्न। आपके पास 5 सेकंड का समय है कि 2 LPG मुफ्त में उत्तर प्रदेश द्वारा कि दिया जाएगा, उसमें कितना राशि आवंटित की गई है। ये आपकी राशियां हैं। इंग्लिश वाले भी अपना उत्तर देते रहें। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, 3,301.74 करोड़। आइए इसकी व्याख्या देख लें।
कि उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी परिवार को एक वर्ष में 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर देने के लिए कितना 3,301.74 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीसीएसजे में भी यह प्रश्न पूछा गया था, अभी इसी टाइप का एक प्रश्न था, तो इसकी संभावना रहेगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था में विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। आपके ऑप्शन हैं अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि, कच्चे तेल जैसी वस्तुओं की कीमतों में अनिश्चितता, वैश्वीकरण और बढ़ते संरक्षणवाद से पीछे हटना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। हिंदी वाले अपना उत्तर देते रहेंगे, ए बी, बी सी, ए या ए बी और सी। इंग्लिश वाले इस प्रश्न को देखेंगे, आपके पास ये प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंजेस इन द ग्लोबल इकोनॉमी कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट ग्रोथ इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स लाइक इंडिया। आपके पास ऑप्शन है इंक्रीजिंग इन इंटरेस्ट रेट्स बाय द यूएस फेडरल रिजर्व्स, अनसर्टेनिटी इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटी लाइक क्रूड ऑयल, यानी क्रूड ऑयल में भी यह प्रभावित करता है। और सी ऑप्शन है आपका रिट्रीटिंग फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रोविंग प्रोटेक्टिनिज्म। आपके पास ये कोड है कि ए बी सही है, बी और सी सही है, केवल ए सही है, या ए बी और सी तीनों सही है। इंग्लिश वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे, आपके पास ये ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, ये तीनों चीज़ प्रभावित करती हैं, अर्थात आपका ऑप्शन जो है वह है आपका ऑप्शन डी, ए बी और सी। आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं आप लोग को। इसका सही उत्तर क्या है, ए बी और सी। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक गरीबी का कारण बताता है। ऐसे प्रश्न आयोग वर्तमान में बहुत पूछता है, इसलिए थोड़े प्रश्न लंबे हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल हैं। आप एक एप्टीट्यूड तरह से भी अगर इसे ध्यान देंगे तो आसानी से इस प्रश्न को आप टैकल कर सकते हैं कि गरीबी किसका कारण बन सकती है। सामाजिक बहिष्कार हो, धन का असमान वितरण हो, या संसाधनों का व्यापक उपयोग हो, या भूमि की चयनात्मक उर्वरता हो। इसमें से कौन से सही हैं कि इन विकल्पों में से किनका प्रयोग कर ये बताया जा सकता है कि यह गरीबी का आकलन करता है। 1, 4, 2, 3, 1, 2 और 4, या 2, 3 और 4, ये चारों आपने देखा। सामाजिक बहिष्कार, धन का असमान वितरण, संसाधनों का व्यापक उपयोग, या भूमि की चयनात्मक उर्वरता। इंग्लिश वाले इस प्रश्न को देख लेंगे, ये आपके इंग्लिश का है, देख लीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि सामाजिक बहिष्कार में संसाधनों, अधिकारों, वस्तुओं और सेवाओं की कमी या इनकार और कुछ लोगों की समाज की सामान्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने में अयोग्यता शामिल होती है, जो कि अधिकांश लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। यह व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता और समग्र रूप से समाज की समानता और सामंजस्य दोनों को प्रभावित करता है, अतः एक सही है। धन का असमान वितरण भी गरीबी का कारण बनता है कि सरकार की अकुशल मौद्रिक नीति के कारण लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच जाते हैं। यह एक नितांत स्थिति की ओर ले जाता है। यह असंतुलन देश की समग्र अर्थव्यवस्था और विकास के लिए हानिकारक होता है। यह आप ऐसे प्रश्नों को ऐसे मेंस में डायरेक्ट पूछता है कि गरीबी के क्या क्या आयाम हो सकते हैं, कौन प्रभावित करता है, तो ऐसे आप ऑप्शन लिखकर एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं मेंस में, केवल एक्सप्लेनेशन से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि डेयरी आर्थिक गतिविधियों में किस क्षेत्र में आती है। तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र या चतुर्थार्थ क्षेत्र। हिंदी वाले इस प्रश्न को उत्तर देते रहें, ये गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये गलत होता है तो आप तैयारी में अपने कहीं कमी कर रहे हैं। इंग्लिश वाले देख लेंगे कि डेयरी किस क्षेत्र से है, टर्टियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी या क्वाड्रेंटरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, प्राइमरी। इस प्राइमरी सेक्टर से। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह डेयरी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। यह एक्सप्लेनेशन है। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय व्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, ये आप जान ही रहे हैं। और डेयरी क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें आती हैं,
कि जो सीधे पर्यावरण पर निर्भर होती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों के उपयोग को संदर्भित करती हैं। इसमें क्या क्या आता है? शिकार, चारागाही, मछली पकड़ना या मधुपालन इत्यादि, ये सब किस में आते हैं? प्राथमिक उद्योग में। ठीक है, तो आज ये आपका 12वां दिन का प्रश्न उत्तर था। आप अगर ये श्रृंखला आपको सही लग रही है तो अधिक से अधिक अपने मित्रों या साथियों को सहयोग करें, उन्हें सेंड करें, वो भी इसका लाभ उठाएं। ठीक है, और हमारे इसकी PDF हमारे चैनल टेलीग्राम पर मौजूद है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।